तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब को, आज की समरी को, जिसका नाम है अनब्रोकन, जिसे लिखा गया है लॉरा हिलेनब्रैंड के द्वारा। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। अनब्रोकन बुक की ऑथर लॉरा की ये स्टोरी मिडिल ऑफ द एक्शन में शुरू होती है। ये स्टोरी कैसे रेबेल की है जो ओलंपियाड और एक वॉर हीरो रह चुका है, और उसका नाम था लुई सिल्वी ज़म्पेरिनी। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें आर्मी एयरफोर्स के बॉम्बार्डियर लुई ज़म्पेरिनी और उसके 2 क्रूमेट्स का इंट्रोडक्शन मिलता है। ये लोग अपनी ट्रिप में हैं और उन्हें आज 27 दिन हो गए हैं। ये लोग राफ्ट में लेटे हुए समुद्र के ऊपर है, जहां पर जापानीज आर्मी का पूरा कंट्रोल है। इससे 1 महीने पहले ही लुई ओलंपिक में दौड़ा था और न्यूज हेडलाइंस में उसे काफी तारीफ भी मिली थी। लेकिन अब वो मीलों दूर यहाँ इस हालत में पड़ा था। उसका वजन भी घट करके आधे से कम रह गया था। तभी अचानक इन लोगों की नजर एक उड़ते हुए एरोप्लेन पर पड़ी, तो उन्हें लगा कि शायद कोई उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा है। लेकिन तभी उस प्लेन से लुई और उसके साथियों पर फायरिंग होने लगी। अपनी जान बचाने के लिए तीनों जल्दी से पानी में कूद गए। इस कहानी के फर्स्ट चैप्टर में हम 1929 यानी कि 1929 के कैलिफोर्निया में पहुंच जाते हैं। लुई और उसके भाई पिट की एक विजिंग साउंड से नींद खुल जाती है। जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि उनके शहर में हवाई अटैक हो गया है। जर्मन एयरशिप ग्राफ ज़ेपेलिन के घरों के ऊपर से उड़ते हुए फायर कर रहे थे। ये एयरशिप्स ऑलरेडी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, जापान और जर्मनी को नेविगेट कर चुके थे और 3 दिनों से लगातार इसी तरीके से शहर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। और आज उनका आखिरी दिन था। लुई ज़म्पेरिनी न्यूयॉर्क के ओलेन में पैदा हुआ था। उसकी फैमिली इटालियन इमिग्रेंट्स थी। बचपन से ही लुई रिबेल टाइप का था और अपने स्कूल और टॉरेंस कैलिफोर्निया की गलियों में उसने बहुत एडवेंचर किए थे। उसकी फैमिली कैलिफोर्निया में इसीलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि न्यूयॉर्क के चिल्ड वेदर के चलते 2 साल के लुई को न्यूमोनिया हो गया था। पिट लुई का बड़ा भाई था और उसके एकदम अलग था। वो लुई की तरह शरारती बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि काफी पोलाइट था और पढ़ने में भी तेज था। पिट को हमेशा ही लुई की टेंशन रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ बदमाश टाइप के लड़के लुई को उसकी शॉर्ट हाइट और इटालियन होने की वजह से तंग करते हैं। लुई लोगों का खाना चुराता था, लड़ाई झगड़ा करता था और कई बार तो उसकी हरकतों से पूरे मोहल्ले में हल्ला मच जाता था। लेकिन लुई क्लीवर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और वो इतना बोल्ड था कि किसी भी प्रॉब्लम से बड़ी चालाकी से बच निकलता था। और अपनी इसी क्वालिटी के चलते वो इतने सालों तक चली इस वॉर को सरवाइव कर पाया। उसके शहर की गवर्नमेंट ने कमजोर, बीमार और क्रिमिनल माइंड वाले बच्चों के लिए एक स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चला रखा था। लुई का एक पड़ोसी इस प्रोग्राम का विक्टिम बन गया और उसे देखकर के लुई इतना ज्यादा शॉक हुआ कि उसने सुधरने की कसम ले ली थी। लेकिन इतना ट्राई करने के बावजूद वो सुधर नहीं पा रहा था। तब उसने टॉरेंस से भागने के बारे में सोचा। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से लुई ज़म्पेरिनी हर मुश्किल हालात में भी डट करके खड़ा रहा। ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही थी कि बुरे से बुरे टाइम में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 1931 यानी कि 1931 की बात है। लुई को चाबियां कलेक्ट करने का शौक चढ़ा। वो किसी भी रैंडम लॉक में चाबी लगा देता, ये देखने के लिए कि वो खुलता है या नहीं। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके घर की चाबी से टॉरेंस जिम का लॉक खुल सकता है। अब उसने क्या किया कि बच्चों को बिना टिकट बास्केटबॉल गेम्स में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही अथॉरिटी वालों को उसकी इस हरकत का पता लग गया और लुई को हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बैन कर दिया गया। लेकिन पिट ने स्कूल प्रिंसिपल को मना लिया कि वे लुई को फिर से स्पोर्ट ज्वाइन करने दे। उसे लगता था कि लुई में टैलेंट है और वो एक अच्छा रनर बन सकता है। पिट ने लुई को एथलीट बनाने के लिए स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। लुई ने कई सारी रेसेस जीती और ऑल सिटी फाइनल्स में 5th पोजीशन तक पहुंच गया। हालांकि वो एक ब्रिलियंट रनर था, लेकिन उसे दौड़ना ना बहुत बोरिंग लगता था। उसे लग रहा था कि वो एक ही टाइप के रूटीन में फंस गया है। इस बात पर लुई की अपने फादर से लड़ाई भी हो गई, जिसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास लॉस एंजलिस में चला गया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब कभी भी घर नहीं लौटेगा। लेकिन कई रात भूखे प्यासे सड़क पर गुजारने के बाद उसे फाइनली घर की याद आ ही गई। अक्ल ठिकाने आते ही वो घर लौट आया। उसने अपने भाई के सामने हार मानते हुए फिर से एक बार ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये 1932 यानी कि 1932 की गर्मियों की बात है। लुई की डेडिकेशन ने उसे एक ब्रिलियंट रनर बना दिया था। वो इंडियन रिजर्वेशन में ट्रेनिंग के लिए गया और जब वापस आया तो पैशन से भरा हुआ था। अब उसने अपनी डेली लाइफ में भी रनिंग को इन्वॉल्व कर लिया था। अब वो अपनी बाइक चलाने के बजाय सड़कों पर दौड़ता था। लुई ने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग शुरू कर दी थी।
मिलर ग्लेन कनिंघम उसका आइडियल था, जिसने बुरी तरीके से जल जाने के बाद भी रनिंग में अपना करियर बनाया था। लुई की अब एक पर्सनैलिटी बन रही थी। हालांकि वो अभी भी पहले वाला स्ट्रॉन्ग और कभी भी हार नहीं मानने वाला लुई जम्पेरिनी ही था, लेकिन अब उसका एक एम्बिशन था। जूनियर कॉलेज में लुई क्लास प्रेसिडेंट बना। वो लड़कियों में काफी पॉपुलर था। अब वो सब 5 मिनट्स माइल्स में दौड़ने लगा था। अपनी कम हाइट के बावजूद भी पोस्चर और ट्रीट से वो किसी टॉल बॉय का लुक देता था। वो रेस में काफी तेज भागता था और यूसीएलए क्रॉस कंट्री रेस में उसने अपने कॉलेज कॉम्पिटिटर्स को काफी मील की दूरी से हराया था। पिट की गाइडेंस में लुई शॉर्ट टाइम में ही एक एक्सीलेंट रनर के तौर पर फेमस हो गया था। उसने अब तक जितनी भी रेस की थी वो सब में जीता था। 1934 में साउथर्न कैलिफोर्निया ट्रैक चैंपियनशिप की रेस हुई, जिसमें लुई ने नेशनल हाई स्कूल माइल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उसका निकनेम पड़ गया था द टॉरेंस टॉर्नेडो, और टॉरेंस के लोगों के लिए वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। लुई में मेंटल इमेजिनरी की स्ट्रॉन्ग पावर थी और साथ ही अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से उसे किसी भी चैलेंज में हराना बहुत ही मुश्किल था। वो अब 1936 के ओलंपिक में 1500 मीटर रेस के लिए पार्ट लेने का ड्रीम देख रहा था। हाई स्कूल पास कर लेने के बाद लुई को अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्कॉलरशिप मिल गई थी, जहां उसका भाई भी पढ़ता था। लेकिन उसके भाई ने उसे कहा कि कुछ टाइम और ट्रेनिंग करो, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करना। लुई ने काफी कोशिश की, लेकिन वो ओलंपिक टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसने कॉम्पटन ओपन 5000 मीटर रेस में हिस्सा लिया। इसमें उसका कंपटीशन एक प्रीमिसिंग रनर नॉर्मन ब्राइट से था, जो 1936 ओलंपिक टीम में भाग ले चुका था। तो पूरी रेस में लुई ब्राइट के साथ साथ दौड़ता रहा, लेकिन बहुत स्मॉल मार्जिन से वो ये रेस हार गया था। यानी कि एक बार फिर उसकी विल पावर काम आई। उसने ओलंपिक के लिए फाइनल ट्रायल देने का सोचा। फाइनल ट्रायल न्यूयॉर्क में होना था। लुई जम्पेरिनी ट्रायल के लिए न्यूयॉर्क गया। पूरे टॉरेंस को हाई स्कूल ग्रेजुएट से उम्मीदें थी, लेकिन न्यूयॉर्क में सब कुछ गड़बड़ हो गया। हीट वेव के चलते मैनहट्टन में 40 लोगों की मौत हो गई थी। सारे एथलीट्स डिहाइड्रेट हो गए थे और उनका वजन भी घट रहा था। लेकिन इन सबके बीच भी लुई बदला नहीं। उसके माइंड में एक ही पिक्चर थी। वो खुद को ओलंपिक ट्रैक में दौड़ते हुए देखना चाहता था और वो हर मुसीबत फेस कर सकता था अपने इस ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए। रेस वाले दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। सारे एथलीट्स रेस के लिए एकदम तैयार थे। इस रेस में लुई जम्पेरिनी ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने अनबीटेबल डॉन लैश को हरा करके ये रेस जीत ली। लेकिन फिर कुछ मिनट के बाद ये अनाउंसमेंट हुई कि रेस लुई ने नहीं बल्कि डॉन ने जीती है। लेकिन लुई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी ओलंपिक टीम का यंगेस्ट डिस्टेंस रनर बन गया था और अपने माइंड में तो वो ऑलरेडी बर्लिन के ट्रैक में दौड़ रहा था। अमेरिकन ओलंपिक टीम ट्रेनिंग के लिए जर्मनी आई, जहां ओलंपिक होना था। वो विलेज जर्मन के कंट्रोल में था। अपने बारे में लुई ऑलमोस्ट श्योर था कि वो शायद मेडल ना जीत पाए, क्योंकि फिनलैंड कई सालों से ये रेस जीत रहा था। फाइनल से पहले लुई को पिट का लेटर मिला। इसमें एक जोकर और एक रेसर की पिक्चर थी, जिसके नीचे लिखा था इनमें से कौन लुई बनेगा। पिट के इस लेटर ने लुई को बड़ा मोटिवेट किया और रेस के फाइनल लैप में फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही लुई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ओलंपिक्स के फाइनल में लुई 8वें नंबर पर था, फिर भी उसने फास्टेस्ट फिनिश का रिकॉर्ड बनाया। यहाँ तक कि हिटलर ने डिमांड रख दी थी कि उसे एक हैंडशेक के लिए द बॉय विद द फास्ट फिनिश से मिलना है। 1936 के ओलंपिक्स के एंड में बर्लिन में एक बड़ा ही डिफरेंट माहौल बन रहा था। ओलंपिक विलेज मिलिट्री बैरक्स में बदला जा रहा था और पूरे शहर में हर जगह एंटी सेमेटिक साइंस देखे जा सकते थे। तो लुई ने बर्लिन से एक नाजी फ्लैग चुरा लिया और अपने साथ टॉरेंस ले गया। हालांकि उस टाइम उसे पता नहीं था कि आने वाले टाइम में इस फ्लैग का सिंबल उसकी जिंदगी और अमेरिका में क्या टर्न लाने वाला है। टोक्यो ओलंपिक 1940 में 1500 मीटर की रेस की ड्रीम के साथ लुई कैलिफोर्निया लौट आया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में एडमिशन लेने के बाद लुई ने काफी हार्ड ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इस दौरान वो अपनी ट्रैक टीम के काफी क्लोज आ गया था। इनमें से एक मिस्टीरियस या जापानीज भी था, जिसे लोग ससाकी या जिमी के नाम से बुलाते थे। जिमी खुद को ईवी लीग एजुकेशन का स्टूडेंट बोलता था। हालांकि लुई को जल्दी ही उसका ये झूठ पता चल गया, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला ये बात वो कभी समझ ही नहीं सका। लुई अब डे बाय डे बेहतर परफॉर्म कर रहा था। बेहद टफ कंपटीशन और इंजरीज के बावजूद भी उसने NCAA चैंपियनशिप जीत ली थी और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि 15 सालों तक कोई भी तोड़ नहीं सका। फिर जल्दी ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। जापानीज गवर्नमेंट चाइना पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही थी। अप्रैल 1940 में
जापान के चाइना को हारने के 2 साल बाद हिटलर ने पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। हिटलर की आर्मी का पूरा यूरोप में टेरर फैला हुआ था। सोवियत यूनियन ने हेलसिंकी के ओलंपिक स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसकी वजह से 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल करने पड़े। तो इन सारे इवेंट्स का लुई की हेल्थ पर काफी ज्यादा डीप इफेक्ट पड़ा। वो अक्सर बीमार रहने लगा था। फिर उसने एक वेल्डर की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। कांग्रेस ने ड्राफ्ट पास किया और लुई ने अपना नाम एयर कॉर्प्स में लिखवा लिया था। लेकिन उसे फ्लाइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने ये वाली जॉब छोड़ दी और मूवी में काम करने लगा, जहां उसे एक्स्ट्रा रोल मिलते थे। हालांकि कुछ ड्राफ्ट के बाद ही उसे एयरफोर्स में बॉम्बार्डर की जॉब मिल गई। फिर एक दिन FBI को पता लगा कि जिम्मी उर्फ सास्की असल में एक जापानीज नेवी का एक बहुत स्पाई यानी जासूस था, जिसे कैलिफोर्निया में जासूसी करने और पैसे जमा करने के लिए भेजा गया था। इस बात के खुलासे के बाद पूरी दुनिया में पर्ल हार्बर पर अटैक की खबर फैल गई थी। लुई और पिट ने भी ये न्यूज सुनी, जिससे दोनों बहुत डर गए थे। लुई ने एयरफोर्स के बॉम्बार्डियर के तौर पर ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। अब वो एक क्रू का मेंबर था जो द फ्लाइंग कॉफिन के निकनेम से मशहूर एक एयरप्लेन चलाते थे। फिर जल्दी ही लुई ने आर्मी फ्लाइंग स्कूल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसके बाद उसे 2nd लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली। उसकी दोस्ती रसेल एलन फ्लिप से हुई, जो काफी हद तक पिट जैसा लगता था। 2 नवंबर 1942 यानी कि 2 नवंबर 1942 में लुई, फिल और बाकी क्रू मेंबर एक प्लेन B-24 में बैठकर के वॉर के लिए निकले। ये लोग हिकम फील्ड हवाई में स्टेशन थे। हालांकि लुई वॉर में नहीं जाना चाहता था, लेकिन एयरफोर्स में उसकी सर्विस एक तरह से उसके काम आई थी। उसकी ट्रेनिंग डिफिकल्ट थी, लेकिन उसके साथ ऐसे लोग थे जो उसे सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि उसे अपना बेस्ट करते हुए भी देखना चाहते थे। आर्मी बैरक की लाइफ इतनी इजी नहीं होती और लुई खुद को बेस्ट मिलिट्री मैन बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। उसके साथ डोरमेट्री में 15 और भी ऑफिसर्स रहते थे। उनके बीच वाटर फाइट होती थी। सब खूब बियर पीते थे, मिलकर के पोकर खेलते और मूवीज देखने भी जाते। तो कुल मिलाकर के लाइफ काफी कूल लग रही थी। लेकिन वे लोग ट्रेनिंग भी उतनी ही मेहनत से करते थे। दिसंबर 23, 1942 में लुई और बाकी क्रू वेक अटोल में जापानीज फोर्सेस पर बॉम्बिंग करने गए। हालांकि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन प्लेन की गैस खत्म हो गई थी। एयरफोर्स में लुई की ये फर्स्ट क्लोज कॉल थी। जनवरी 8, 1943 में लुई के 2 दोस्त पर्ल हार्बर के ऊपर ट्रेनिंग रन के लिए गए। फिर न्यूज आई कि प्लेन क्रैश हो गया और दोनों आदमी मारे गए। जो क्रैश में बच गए थे उन्हें शार्क ने मार डाला था। तो टोटल 10 लोग मर गए थे। इस खबर ने लुई को बुरी तरीके से हिला डाला था। उसे एयरफोर्स में आए अभी 2 महीने ही हुए थे और उसके कितने सारे दोस्त अब तक मर चुके थे। तो लुई को रियलाइज हो गया था कि आर्मी की लाइफ बड़ी अनसर्टेन होती है। वो डेथ के बारे में बात नहीं करता था ताकि उसकी स्ट्रेंथ और विल पावर बनी रहे। म्यूजिक और अल्कोहल में वो अपना अकेलापन और दर्द भुलाने की कोशिश करता था। एक वो ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिका दर्द और तकलीफ से जूझ रहा था। लुई ऐसे कई सारे मिशंस में गया, जिनमें से एक बार उसके प्लेन में 594 बुलेट होल्स आए थे, लेकिन हर बार उसकी स्ट्रेंथ उसे बचा लेती थी। इस इंसिडेंट के बाद में जापानीज प्लेन्स ने नारू की बॉम्बिंग का बदला लेने के लिए आइलैंड ऑफ फुनाफुटी पर बॉम्बार्डिंग कर दी थी। काफी लोग मारे गए, लेकिन एक बार फिर से लुई किसी तरीके से बच निकला। 27 मई को लुई, फिल और बाकी क्रू मेंबर पैसिफिक ओशियन की तरफ गए, जहां उन्हें एक दिन पहले लापता हुए एक प्लेन को रेस्क्यू करना था। दोपहर के टाइम उनके प्लेन द ग्रीन हॉर्नेट में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से प्लेन ओशियन में गिर गया। लुई बुरी तरीके से वायर्स के बीच फंस चुका था और प्लेन के मलबे के साथ ही पानी के अंदर डूबने लगा। प्लेन का मलबा तेजी से ओशियन बॉटम में जा रहा था। लुई ने बचने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी और बेहोश हो गया। लेकिन तभी जैसे एक मिरेकल हुआ, लुई को होश आया। वो प्लेन के मलबे से बाहर निकला और तैरता हुआ ऊपर आ गया। लुई ज़मेरिनी की लाइफ में ये घटना किसी मिरेकल से कम नहीं थी। उसे लाइफ ने एक सेकंड चांस दिया था। ग्रीन हॉर्नेट प्लेन के बस 3 लोग ही बचे थे, लुई, फिल और न्यू टेल गनर मैक। उनके पास सप्लाई काफी कम थी। 2 राफ्ट्स और न्यूट्रिशन पैक चॉकलेट का एक पैकेट, बस इतना ही था। तीनों राफ्ट के ऊपर बैठे रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। खतरनाक शार्क्स उनके चारों तरफ घूम रही थी। जब रात हुई तो जिंदगी में पहली बार लुई को वीकनेस फील हुई। ये शायद इमोशनल और स्पिरिचुअल टेंशन का असर था जो उसकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा था। वो एक ऐसे प्लेस में था जहां पर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर भी लुई बड़ी हिम्मत से एक एक दिन काट रहा था। उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक रोशनी थी। 28 मई को ग्रीन हॉर्नेट को मिसिंग प्लेन डिक्लेयर कर दिया गया।
लुई, फिल और मैक जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दिन में जब कोई प्लेन उनके ऊपर से गुजरता तो उन्हें लगता कि शायद वो उन्हें ही बचाने आ रहा है, लेकिन फिर उनकी उम्मीद टूट जाती। फिर रात को बड़े दुख के साथ ये लोग उसी राफ्ट के ऊपर सो जाते थे। 5वें दिन टॉरेंस में खबर फैल गई कि लुई जम्पेरिनी मर चुका है, लेकिन लुई की मदर लॉइसे को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पैसिफिक में लुई ने 2 बार अमेरिकन वॉर प्लेन्स को स्पॉट किया, लेकिन दोनों ही प्लेन्स उन्हें स्पॉट नहीं कर पाए और वो कई दिनों तक तीनों राफ्ट में ऐसे ही तैरते रहे। उनके पास ड्रिंकिंग वाटर भी खत्म हो गया था। अब उनके पास पीने को कुछ भी नहीं था। एक रात तूफान के साथ जोरों की बारिश हुई। बारिश का पानी पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और खाने के लिए जो भी थोड़ा बहुत था वो मैक खा गया था, जिसकी वजह से अब तीनों भूख से तड़प रहे थे। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया पकड़ी और उसे मारकर कच्चा ही खा गए। फिर दूसरे दिन एक फिश पकड़कर खा ली। इस तरीके से ये लोग ओशियन में अपने दिन काट रहे थे। उन्होंने अब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा। भूख और प्यास उनकी पनिशमेंट बन गई थी, लेकिन लुई की एथलेटिक स्ट्रेंथ और रेसिलियंस ने उसे स्टेबल बनाए रखा। वो अपने दोस्तों से बातें करता रहता और उनसे किसी भी सब्जेक्ट पर क्वेश्चंस पूछता था, जिससे कि उसका और उसके दोस्तों का माइंड शार्प रहे। 27वें दिन लुई और उसके दोस्तों ने आसमान में एक और प्लेन देखा। उन्हें लगा कि ये रेस्क्यू प्लेन है, लेकिन वो जापानीज फाइटर प्लेन निकला, जिसने उन पर फायर करना शुरू कर दिया। इस अटैक में तीनों किसी तरीके से बच तो गए, लेकिन अब उनकी रेस्क्यू की उम्मीद टूटती जा रही थी। उन्हें इस राफ्ट में 1 महीने से ऊपर होने को आया था। इस दौरान मैक की मौत हो गई और उसे वही समुद्र में ही दफना दिया गया। 13 जुलाई 1943 के दिन लुई और फिल को फाइनली एक आइलैंड दिखा, लेकिन वो उस आइलैंड तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि उसी रात समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। और जब तूफान थमा तो लुई और फिल ने फिर से आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जापानीज आर्मी उन्हें देख चुकी थी। उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर एक प्रिजन कैंप में ले जाया गया, जो क्वाजालिन आइलैंड में था, जहां ये लोग वॉर प्रिजनर्स के तौर पर बंदी बना दिए गए थे। इस कैंप में लुई और फिल ने सब कुछ सहा, बीमारी भी और अब्यूजमेंट भी। दोनों को स्ट्रिक्ट इंटेरोगेशन सेशन से गुजरना पड़ा था। उनसे खूब पूछताछ की गई। उन्हें ये भी पता चला कि जो 9 मिसिंग मरीन्स थे उन्हें यहीं पर एग्जीक्यूट किया गया था। 26 अगस्त 1943 के दिन लुई और फिल को सारे कपड़े उतरवाकर और नहलाकर एक शिप में बैठा दिया गया। ये शिप योकोहामा जापान के प्रिजनर कैंप जा रहा था। उन दोनों को ओफुना, एक डिटेंशन कैंप एंड इंटेरोगेशन सेंटर फॉर इम्पोर्टेंट वॉर प्रिजनर्स ले जाया गया। वहां लुई और फिल के साथ 200 और भी कैदी थे, जिन्हें जापानीज गार्ड्स और एक ऑफिसर द क्वेक टॉर्चर करते थे। उन्हें ये ऑर्डर भी मिला था कि अगर अमेरिका या उनकी सपोर्टिंग कंट्री इन्हें बचाने जापान आए तो रेस्क्यू होने से पहले ही सारे कैदियों को मार दिया जाए। लुई उस टाइम हैरान रह गया जब उसने सासाकी को वहां पर एक इंटेरोगेटर के तौर पे देखा। ओफुना कैंप के हार्श ट्रीटमेंट के बावजूद प्रिजनर्स में एक तरह की रेजिलियंस की फीलिंग थी। मार्च 1944 में फिल को स्लेव लेबर कैंप अशियो भेज दिया गया। लुई और उसका लास्ट क्रूमेट बिछड़ गए थे। 1944 में अमेरिकन ने क्वाजालिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया। उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पता चलता था कि लुई और फिल जिंदा हो सकते हैं। लुई के फादर और ब्रदर ने डिसाइड किया कि वॉर खत्म होते ही वे लोग लुई की तलाश करेंगे। 30 सितंबर को लुई को ओफुना कैंप से ट्रांसफर करके ओमोरी प्रिजनर कैंप में भेजा गया, जो टोक्यो से बाहर था। तो यहाँ पर लुई कारपोरल मुत्सुहिरो वाटानाबे से मिला, जिसका निकनेम था द बर्ड, और ये ओमोरी कैंप में डिसिप्लिन रखने वाला ऑफिसर था। यहाँ पर लुई की विल पावर और रेस्ट्रेंट टेस्ट होना था कि वो किस हद तक इमोशनल और फिजिकल अब्यूजमेंट बर्दाश्त कर सकता है। तो वाटानाबे एक सैडिस्टिक साइकोपैथ था, जिसने लुई जम्पेरिनी की विल पावर को तोड़ना अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। उसके कमांड में लुई को बेशुमार मार पड़ी थी। उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया और जो कोई सोच भी नहीं सके उस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया। बर्ड ने उसे फिजिकली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी ऑब्सेशन ने लुई की हालत ऐसी कर दी थी कि वो मौत और इंसैनिटी के छोर पर खड़ा था, लेकिन वो लुई जम्पेरिनी था। मौत से भी बदतर टॉर्चर सहने के बावजूद भी वो अनब्रोकन था। उसकी रेजिलियंस एक बार फिर उसके काम आई थी, जहां वो बर्ड की दी गई हर तकलीफ और अब्यूज को बर्दाश्त करता रहा। ये अक्टूबर 1944 की बात थी। ओमोरी प्रिजनर्स को न्यू अमेरिकन वॉर प्लेन्स B-29 जापान के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए। पूरे जापान में जितने भी कैदी थे उन्हें फर्स्ट साइन दिख रहे थे कि अमेरिका ये वर्ल्ड वॉर जीत लेगा। इससे बर्ड बहुत गुस्से में आ गया था और वो कहर बनकर कैदियों पर टूट पड़ा। उसने लुई को इतना ज्यादा मारा कि उसके लेफ्ट कान में टेम्परेरी डीफनेस आ गई थी,
नवंबर के मंथ में लुई को एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए चूज किया गया जो जापान से अमेरिका के लिए था। लुई ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए एग्री हो गया क्योंकि उसे फ्रीडम थी कि वो जो चाहे बोल सकता है। फाइनली ये ब्रॉडकास्ट अमेरिका पहुंचा और लुई की फैमिली को पता चल गया कि वो जिंदा है। कुछ दिन तक तो लुई कंफर्ट में रहा। फिर एक दिन उसे रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए एक स्क्रिप्ट दी गई जिसमें उसे अमेरिका के वॉर एफर्ट्स को अंडरमाइन करना था। लुई ने जब मना किया तो उसे वापस ओमोरी कैंप भेज दिया गया जहां बर्ड ने उसे वेलकम किया, एक बार फिर से उसे टॉर्चर करने के लिए। तो न्यू ईयर से कुछ ही दिन पहले बर्ड का एक दूसरे प्रिजनर कैंप में ट्रांसफर हो गया। उसका जाना ओमोरी कैंप के प्रिजनर्स के लिए कुछ हद तक राहत थी। तो अमेरिकन B-29 प्लेन्स अब अक्सर जापान के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते थे। अमेरिका की जीत की उम्मीद बढ़ने लगी थी। फरवरी में टोक्यो में बॉम्ब्स गिराए गए जिसने प्रिजनर्स और पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। फिर उन लोगों को नावित्सु कैंप भेज दिया गया जहां पर बर्ड उनका वेट कर रहा था। उस टेरिबल लिविंग कंडीशन में बेहिसाब टॉर्चर के साथ साथ उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। 1945 में जर्मनी की हार के बाद सबको यकीन हो गया था कि अब जापान भी वॉर में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और इसके साथ ही सबको अपनी मौत का डर सताने लगा कि कहीं जापानीज किल ऑल का ऑर्डर ना दे दे। 22 अगस्त 1945 में ये डिसाइड किया गया कि नावित्सु कैंप के सभी कैदियों को मार दिया जाए। एक दिन बर्ड ने लुई के सर पर एक बड़ा हैवी वुडन बीम रखवाया। लुई से कहा गया कि अगर उससे ये बीम नीचे गिर गई तो उसे गोली मार दी जाएगी। अपनी स्ट्रॉन्ग विल और रेजिलियंस से लुई ने बर्ड को हरा दिया और पूरे 37 मिनट तक अपने सर के ऊपर बीम को होल्ड करके रखा। इस बात से चिढ़कर के बर्ड ने लुई को इतने कोड़े मारे कि वो बेहोश होकर गिर गया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब गिराया और 20 अगस्त को किल ऑल से 2 दिन पहले जापानीज गार्ड्स कैंप छोड़कर भाग गए और अनाउंस हुआ कि वॉर खत्म हो गई है। कैंप में अब सिर्फ कैदी बचे थे जो सेलिब्रेट कर सकते थे। 22 अगस्त 1945 के दिन प्रिजनर कैंप में खबर पहुंची कि जापान ने सरेंडर कर दिया है। ये न्यूज फैलते ही बॉनफायर जलाकर सेलिब्रेशन किया गया। सारे प्रिजनर्स को वापस अमेरिका भेजने का अरेंजमेंट चल रहा था। तब तक उनके लिए अमेरिकन एयर जेट्स हर कैंप के ऊपर से सप्लाईज ड्रॉप कर रहे थे। तो फाइनली 2 सितंबर 1945 को जापान ने अपना फॉर्मल सरेंडर कर दिया और इसके 3 दिन बाद ही लुई ने नावित्सु कैंप छोड़ा। वहां से योकोहामा और योकोहामा से वो लोग अमेरिकन बेस कैंप ओकिनावा जाने के लिए एक प्लेन में बैठे। ओकिनावा से इन वॉर प्रिजनर्स को वापस अमेरिका भेजा जाना था। ओलंपिक एथलीट लुई जम्पेरिनी को देख करके बहुत से लोग हैरान थे कि वो अभी भी जिंदा है और घर वापस जा रहा है। मिड अक्टूबर में लुई फाइनली अपने शहर कैलिफोर्निया पहुंचा। जी हाँ, जहां उसकी जिंदगी धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आ रही थी। हालांकि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और सफोकेटिंग एंजाइटी से गुजर रहा था, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ जीने की उसकी कोशिश लगातार जारी थी। मार्च 1946 में लुई की मुलाकात सिंथिया एप्पलवाइट से हुई और उसके 2 हफ्ते बाद ही एप्पलवाइट फैमिली की मर्जी के खिलाफ दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। मई में सिंथिया लुई से मिलने कैलिफोर्निया आई और दोनों ने शादी कर ली। इसी दौरान जापान में बर्ड को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया, जो अथॉरिटी की नॉलेज के बिना ये सब एक्टिविटीज करता आ रहा था। लुई को अक्सर फ्लैशबैक आते थे और वो नाइटमेयर और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को सफर कर रहा था। फिर उसने शराब का सहारा लिया और अल्कोहलिक बन गया। उसने फिर से रेसिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन एक इंजरी की वजह से उसके रेसिंग करियर पर फुल स्टॉप लग गया। अब उसने बर्ड को मारने का एम बना लिया था। बर्ड की तलाश में उसने पूरा जापान छान मारा था। सास्की और उसके जैसे कई सारे वॉर क्रिमिनल्स पकड़े गए थे। 1946 में बर्ड अथॉरिटी से बचकर अपनी फैमिली से मिलने टोक्यो पहुंचा। अथॉरिटी को एक पहाड़ी में एक डेड बॉडी मिली जिसे उन्होंने बर्ड समझ लिया था और वो जापान में डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो लुई और सिंथिया की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। लुई ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए जो फ्लॉप रहे थे। उसका अपनी लाइफ पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया था। वो कहीं भी जॉब में टिक नहीं पाता था। अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए वो शराब की तरफ झुकता चला गया। जब सिंथिया प्रेग्नेंट थी तो एक बार आधी रात को उठ करके वो उसका गला दबाने लगा। सपने की हालत में उसने सिंथिया को बर्ड समझ लिया था। जल्दी ही सिंथिया ने डिसाइड कर लिया कि वो अब लुई के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए उसे डिवोर्स चाहिए। ऐसा लग रहा था कि अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर आकर के लुई ने हर उम्मीद छोड़ दी है। वैसे बर्ड जो था वो मंथ में एक बार छुप करके अपनी मदर से मिलने आता था। 1949 में लॉस एंजलिस में सिंथिया ने महान बिली ग्रैहम का रिवाइवल अटेंड किया, जिसने उसकी पर्सनैलिटी ही बदल कर रख दी थी। अब वो एक डिफरेंट औरत थी। उसने डिसाइड किया कि वो अब लुई को डिवोर्स नहीं देगी और उसे भी बिली ग्रैहम के पास भेजेगी। लेकिन लुई नहीं मानता था। वो कभी कभी मिड सर्विस में ही चर्च से चला जाता था।
लेकिन एक रात बिली ग्रैहम की स्पीच को सुनने के बाद लुई क्रिश्चियन बन गया। फाइनली उसे थोड़ी शांति मिल रही थी। उसने अपनी लाइफ और मैरिड लाइफ को फिर से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की और अपने टोर मेंटोर से मिलने 1950 में जापान गया। उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी लाइफ गॉड के नाम कर देगा और पूरी लाइफ क्रिश्चियन सर्विस देगा। उसने अपना प्रॉमिस निभाया। एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकर के तौर पर उसने वर्ल्ड टूर किया और 5 गेम्स से पहले ओलंपिक टॉर्च भी पकड़ी। 1952 में बर्ड अपनी हाइडिंग से बाहर निकला जब वॉर क्रिमिनल्स को सजा में छूट दी गई। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए और इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करके उसने खूब पैसा कमाया। लुई जब टोक्यो में था तो उसने बर्ड से मिलने की कोशिश की, लेकिन बर्ड ने मिलने से मना कर दिया। अप्रैल 2003 में बर्ड की मौत हो गई और 1998 में लुई को टोक्यो ओलंपिक्स में एक फाइनल रेस करनी थी, जहां उसने एक ऐसे जापान के ओलंपिक टॉर्च पकड़ी थी जो ब्यूटी, लाफ्टर, पीस और जॉय से भरा था। लुई की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ ने उसे न सिर्फ वॉर में जीतना सिखाया बल्कि लाइफ में भी। तो इसी के साथ दोस्तों ये कहानी अनब्रोकन यहीं पर खत्म होती है और मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में भी अगर हमने कहीं पर सोच लिया है कि हम भी खत्म हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आई थिंक ये स्टोरी आपसे कहेगी रुको मत, झुको मत, चलते रहो। मतलब इतना कुछ होने के बाद मुझे कहना पड़ेगा कि यार हम ना सब कुछ कर सकते हैं, सीरियसली। चलिए, ये कहानी आपको कैसी लगी और ये समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी ने आपको कैसे मोटिवेट किया, कहानी का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा या उस पार्ट ने आपको बहुत इंस्पायर किया, जरूर शेयर कीजिए। साथ ही आगे आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं वो भी हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में